A reader lives 1,000 lives before he dies, and a man who doesn't read lives only one. Greetings, everyone. I am Anmol Chauhan, and I welcome you all to yet another episode of Vyaktitva Baatcheet Ka Karma. And today we have with us an astounding personality and a prolific writer and novelist, Rajkumar Rakesh ji. Welcome, sir. वैसे तो महोदय किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, महोदय का जन्म 8 नवंबर को 1951 में मंडी के चमियानू नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। श्रीमान ने कई कहानी संग्रह लिखे हैं, कई उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से आपातकाल डायरी, कैंसर वार्ड, अश्वमेध आदि हैं। इन्होंने और भी बहुत सारे गद्य लिखे हैं, जिनमें से बेगुनाही की ताकत और अश्वत्थामा नाम का हाथी तथा प्रतिज्ञान की धरती नाम की इनकी आत्मकथा भी लिखी गई है। राजकुमार जी पूंजी के शोषण से त्रस्त आदमी के सामने की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी जाने जाते हैं। राजकुमार जी को प्रथम आधार सम्मान, शर्मा गुलेरी राज्य सम्मान, हिमाचल संस्कृति कथा भाषा अकादमी पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। व्यक्तित्व बातचीत का कारवां is a talk show specially curated for children and young writers and readers to give them the opportunity to engage with senior readers and artists in a very casual manner. This pilot project will feature 52 personalities, and these interviews are being conducted by school and college and university students. These interviews are held offline at Brew and Books Cafe Shimla, that also offers an open library on the concept of borrow, exchange, and donate. These interviews are streamed live for all the patrons and may be watched on Kikli Facebook channel or on Himachal Tonight's YouTube channel. This event is produced by Kikli Book Club, which has been founded by Ma'am Vandana Bhavra and our collaborators and media partners, Himachal Tonight, Association of Book Clubs, and Food for Thought Foundation. सर, अगर आपकी इजाजत हो तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने कब ये सोचा कि आप लेखक बनेंगे? आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? धन्यवाद अनमोल जी और वंदना भागड़ा जी का भी, और धन्यवाद उन्होंने बुलाया। ये सबसे मुश्किल सवाल है जिसका जवाब देना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि एक लेखक कब लिखना शुरू करता है वो ठीक बता नहीं सकता। जब वो नहीं लिख रहा होता है तब भी वो लिख रहा होता है, तब अनुभव अर्जित कर रहा होता है। तो वैसे तो औपचारिक रूप से लिखना मैंने 1984 में शुरू किया था, लेकिन उससे पहले जो अनुभव थे सारे वो अंदर स्मृतियों के रूप में इकट्ठा हो रहे थे। तो मुझे लगा कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को समाज के सामने एक्सपोज करने के लिए, कुछ करने के लिए ये लिखा जाना जरूरी है जी। तो जैसा कि अक्सर होता है शुरुआती दौर में बहुत कच्ची चीजें लिखी जाती हैं, बचपन होता है लेखन का, लेखन की अपनी एक उम्र होती है, तो उसके साथ साथ चीजें अपने आप परिपक्व होती चलती हैं, तो लेखक अपने आप बनता जाता है। इसलिए मैंने कहा कि कठिन प्रश्न है। जी जी सर। सर, आपकी पहली रचना कौन सी थी? किस उम्र में लिखी थी आपने? बहुत सारी कच्ची रचनाएं थी जो बहुत खो गई हैं, मेरे पास में नहीं है। अगर मैं बहुत ठीक याद करूं कौन सी पहली रचना थी, तो वो विपाशा पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई थी जी सर। तब मेरी उम्र 32-33 साल की होगी। अच्छा सर। वो थी पतलियों और मुंह के बीच नाम से। अच्छा। ये विपाशा पत्रिका में थी। विपाशा का वो 8वां अंक था। विपाशा भाषा विभाग की पत्रिका है। अभी जो इन्होंने संकलन निकाला है उसमें भी उन्होंने लिया। अच्छा सर। तो इसी संग्रह से मेरा, इसी शीर्षक से मेरा पहला संग्रह निकला। अच्छा सर। पतलियों और मुंह के बीच नाम से कहानियों की पहली किताब चली। अच्छा सर। उसको आप मान सकते हैं। सर, वो किस बारे में थी और आपको उसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तब मैं अपने गांव में था। अच्छा सर। तो वहाँ बहुत सारे लोग मिलते थे, तो 3 जो
पात्र थे, हैं वो जीवित पात्र थे, उनके नाम भी वही हैं जीवित। अच्छा सर। उनमें से एक है, वो तो नहीं है, वो पत्थर तोड़ते थे खड्ड में, नालों में। अच्छा। तो उनके जीवन पर, उनकी कठिनाइयों पर, वो ग्रामीण कथा थी तो शुरुआती दौर की। तो अब वो दो लोग नहीं है, एक आदमी में है बचा हुआ पात्र है। तो उन्होंने आपको प्रेरित किया था आपकी पहली कहानी? उन्होंने प्रेरित नहीं किया, उन्होंने लठ लेके मेरा सिर खोपड़ा तोड़ने की कोशिश की। अच्छा सर। कि हमारे नाम क्यों किताब में लिख डाले। ओह, जब अच्छा उनको सर। पता, एक उनमें पढ़ा लिखा था, बूढ़ा जो अब जीवित है, अच्छा सर। और जो दो थे वो तो अनपढ़ थे, उनको पढ़ना नहीं आता था ना। अच्छा सर। तो उसने वो भाषा का जो अंक था वो वहाँ गया होगा स्कूलों में, अच्छा। तो उसने उसको पढ़ा अच्छा। और लड़ाई की कि हम मार डालेंगे, हम ये कर डालेंगे, ओहो। वो कर डालेंगे। तो वो कोई प्रेरणा नहीं थी, प्रेरणा मेरे अंदर से आई थी। अच्छा सर। कि मैं उनके ऊपर कहानी लिखूं, उन पात्रों पर, लेकिन उनकी तरफ से मुझे प्रेरणा का जो उल्ट होता है विलोम, वो था। बहरहाल वो भी एक इतिहास है। ठीक कहा सर आपने, किसी भी कलाकार को एकदम से सराहाया नहीं जाता, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर क्या कठिनाइयाँ थी जो आपने अपने शुरुआती दौर में फेस करी, सफर करी? कुछ आपको रोकता था, घर से आपको सपोर्ट था कि नहीं था कि आप लेखक बने, नहीं बनेंगे? घर से सपोर्ट नहीं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं था, कोई लेखक नाम का कोई प्राणी वहाँ नहीं था। अच्छा सर। और मैं जब 12 साल का था अच्छा सर। तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, और छोटे भाई बहन थे 5-6, उनके लिए मैं खाना पकाया करता था और जंगल में ले जाके डंगरों को चराया करता था। तो वहाँ लेखक बनने का कोई प्रेरणा नहीं थी, वहाँ ये प्रेरणा थी कि किसी तरीके से अपनी जगह जमीन कमाओ और खाना पकाओ, खाना अर्जित करो और खाओ और जियो, बस। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अब वो नहीं लगती कठिनाइयाँ, तब नहीं लगती थी, तब लगती थी कि ऐसा ही होता होगा सबके साथ, जीवन ही ऐसा है। अब उनको याद करते हैं तो लगता भी है कठिनाइयाँ, लेकिन बहरहाल उस पर ज्यादा क्या बात की, था तो था। As Sir said कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. Difficulties do make a man. It is the difficulties and tough times that make us who we are today. सर आपकी फेवरेट जो शैली है, जो आपका जॉनर है, वो क्या है लिखने में या पढ़ने में? आप किस प्रकार की बुक्स पसंद करते हैं? किताबें देखिए, मैंने क्या किया, जब इंदौर चला गया मैं अपने को 20 वर्ष की उम्र में, तो वहाँ क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड थी वो तो विज्ञान की थी, साइंस सब्जेक्ट्स की, तो मेरे पास मुझे एक मेरे टीचर हुआ करते थे स्कूल में, बाद में वो शिक्षा निदेशक रिटायर हुए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। उन्होंने जब मेरे से पूछा, एक बार बस में जा रहे थे इकट्ठे, वो तब कॉलेज में पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या किया, मैंने कहा बीएससी पास किया। तो उन्होंने एक वाक्य कहा जो मुझे आज तक भी याद है कि आफ्टर बीएससी यू आर नोवेयर। तो जब मैं किन्नौर चला गया तो मैं नोवेयर था, कहीं नहीं था। वहाँ लाइब्रेरी थी छोटी 2 अलमारियों की, उसमें से मैंने सारी किताबें निकाली, इकोनॉमिक्स की और हिंदी की। अब ये साइंस तो पढ़ी नहीं जा सकती, साइंस तो छूट गई, तो उसको डी लर्न किया साइंस को, पहले उसको बुलाया, और मुझे अर्थशास्त्र बहुत अच्छा विषय लगा। और हिंदी की तो सारी किताबें मैंने पढ़ दी, रातों को बैठा रहता था और पढ़ता रहता था, 2-2.5 बजे तक पढ़ता था, मैं सो जाता था, सुबह 7 बजे उठ जाता था। तो वहाँ से ये हुई थी असली प्रेरणा। तो वहीं से मैंने सबसे पहले अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एमए किया, और उसके बाद हिंदी में एमए किया। इकोनॉमिक्स में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और हिंदी में हिमाचल प्रदेश। तो बस ये जर्नी थी, यात्रा थी, शुरू हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ चले गए, चलते रहे। सर अभी जैसे लेटेस्ट आपका एक गद्य आया है, बेगुनाही की ताकत, तो सर आप उसमें से कुछ हमें पढ़कर सुनाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, हाँ, ये किताब है मेरे पास। ये आर्टिकल्स हैं जो मैंने 25 सालों में लिखे हैं। अच्छा सर। 1995 से लेके 2020 तक के आर्टिकल्स हैं। तो इन आर्टिकल को वैसे पढ़ो तो थोड़ा लंबा आपका समय खराब होगा। एक आर्टिकल कुछ अंश में आपको वैसे ही बता देता हूँ। स्पेनिश लिटरेचर में जो
स्पेनिश भाषा के सब बहुत बड़े बड़े लेखक हुए। एक गैब्रियल गार्सिया मार्केज नाम के, जी उनको नोबेल प्राइज मिला है 1982 में। जी उनके नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज में एक टेक्निक का, जैसे आप तकनीक की बात करते हैं, शैली की बात करते जी जी सर, हैं, उसका उन्होंने उसमें शोध किया। उसको जादुई यथार्थवाद, मैजिक रियलिज्म बोलते हैं। राइट राइट सर, तो उस मैजिक रियलिज्म पे बहुत सारी बातें होती रही और करती रही, तो उसने मुझे भी काफी आकर्षित किया मैजिक रियलिज्म ने। अच्छा सर, तो यहाँ शिमला में एक संस्था थी शिखर, अच्छा सर, उन्होंने यहाँ ये अपना बचत भवन में, जिस बचत भवन है, अच्छा सर, वहाँ एक सम्मेलन किया था नवंबर 2005। हम्म, तो मुझे कहा था कि आप इस पे एक आलेख लिखिए। हम्म, तो मैंने वो आलेख पढ़ा था वहाँ पे, जी जो बाद में इनकी पत्रिका शिखर में भी प्रकाशित हुआ, हम्म, और एक आकार नाम की पत्रिका थी कानपुर से, उसमें भी प्रकाशित हुआ। अच्छा तो वैसे तो आलेख लंबा है, हम्म, लेकिन इसकी कुछ अंश मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको भी और आपके सुनने वालों को, श्रोताओं को, विद्यार्थियों को ये मालूम चले कि मैजिक रियलिज्म था क्या। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत में एक कमिलो खोसेसेला अच्छा नाम के स्पेनिश लेखक हैं, उनकी इससे ये कर रखा है मैंने। एक इसका जो पहला पैरा है वो मैं पढ़ता हूँ दर्शकों से पहले। जी सर, सन 1989 के नोबेल पुरस्कार विजेता स्पानी लेखक, स्पानी में स्पेनिश स्पेनिश, लेखक कमिलो खोसेसेला के उपन्यास पास्कुअल दुआर्ते का परिवार, ये हिंदी में उपलब्ध है उपन्यास, अच्छा सर, ये हिंदी में छपा है ट्रांसलेशन इसका। अच्छा सर, पास्कल दुआर्ते का परिवार नाम से अच्छा सर, का नायक समय के एक बिंदु पर आकर कहता है, कोट कोट अनकोट, मैंने अपनी कल्पना को ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए उन्मुक्त छोड़ दिया। आखिर वही एक चीज थी मेरे पास जो ऊंची उठ सकती थी या उन्मुक्त विचरण कर सकती थी। यानी आपका जो इमेजिनेशन है, आपकी जो कल्पना है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं भी ऊपर भी उठ सकती है और नीचे भी आ सकती है। फिर इस अनकोट के बाद में आगे की पंक्ति है, दूसरे स्पानी कथाकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज अपने उपन्यासों के अत्यधिक लंबा होने का कारण बताते हुए एक साक्षात्कार में उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि जो आपके स्पेनिश उपन्यास हैं वो इतने लंबे क्यों होते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास बेहद लंबी स्मृतियां हैं, अच्छा जी, हमारी जो मेमोरीज हैं वो इतनी लंबी है कि हम छोटा लिख ही नहीं सकते। तो इस आलेख के अंत का दो तीन चीजें हिंदी से जोड़कर तो तब मैंने लिखी होंगी, वो पढ़ देता हूँ। तो इसमें दो तीन कथाकारों के नाम आएंगे। एक तो ज्ञानंजन नाम के कथाकार हैं, हमारे बड़े कथाकार हुए, एक प्रेमचंद जी हैं। तो इनके कोट हैं दो, वो भी उनको मैंने मैजिक रियलिज्म से, यानी से जादुई यथार्थवाद से जोड़ा हुआ। ज्ञानंजन की कहानी पिता नाम के नायक को लगता है, पिता नाम की कहानी है। अब कोट अनकोट, पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, यानी वो अपने पिता को इमेजिन कर रहे हैं कि भीमकाय गेट है लोहे का, वो और उनसे टकरा कर हम सब अपनी निहायत पीती और दयनीय होते जा रहे हैं। यानी पिता को वो जो कथानायक के वहां से देखता है कि वो एक गेट है लोहे का और हम अपना सिर टकराते हैं और पिद्दी होते जाते हैं और छोटे होते जाते हैं। अब इसका अर्थ जो है पाठक खुद लगाएगा, और इसके काफी पार प्रेमचंद में घीसू और माधव, घीसू और माधव दो पात्र हैं कथा के। वो शराब खाने के पास जाते हैं, और इसकी घीसू की पत्नी, माधव की पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है और मर रही है उस टाइम, और वो पैसा लेके वहाँ जाते हैं शराब खाने। तो जाते तो थे वो डॉक्टर के पास है कुछ भी, और वहाँ वो कहते हैं वहाँ का वातावरण का जो चित्रण प्रेमचंद ने किया हुआ है, वो उस मधुशाला बोलते हैं शराब का, वहाँ का चित्रण इन शब्दों में किया हुआ, कोट अनकोट में। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, सुरूर मतलब नशे, और हवा में नशा। वातावरण में सुरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, थोड़ा सा पिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बात है यहाँ खींच लाती थी,
और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। तो अब फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दो कथन मैंने आपको बताए, एक भीम का बुलंद दरवाजा और जो ये मधुशाला का जो चित्रण है, इसमें कौन सी तकनीक है? तो मुझे लगता है कि जो जिस लतीनी जादुई यथार्थवाद की तकनीक की हम बात करते हैं वो इनमें भी है, हालांकि हम इसको चिन्हित नहीं कर पाए, लेकिन ऐसी कोई तकनीक थी। तो जो पाठक है वो उनका क्या अर्थ, अब आप सोचिए कि वो कहते हैं कि जब मधुशाला के पास वो जाते हैं, कोई भी जाता है तो वहां पे वो सुरूर आ जाता है उसकी हवा में, तो उसका मन भी करता है कि मैं, तो चलिए पूरा आलेख नहीं पढ़ा जा सकता, तो फिलहाल इतना, तो जिसको पढ़ना होगा उस किताब में समझना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत था और हमें पता चला कि एक्चुअली ये मैजिक रियलिज्म क्या है, व्हिच इज नॉट रियली नोन। हम ज्यादा सुनने में नहीं आता है कि मैजिक रियलिज्म भी कुछ स्टाइल ऑफ राइटिंग है। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। सर और कुछ बताइए अपने बारे में, आपको राइटिंग के जो अलावा है और क्या क्या करना पसंद है, आपकी और क्या हॉबीज हैं, क्या रुचियां हैं? रुचियां सबसे ज्यादा तो पढ़ने की है जी सर। वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ना, अपने लिटरेचर को पढ़ना, हिंदी लिटरेचर को पढ़ना, और कोई सीमा नहीं उसकी, लेकिन क्योंकि समय कम है जीवन में तो वो चुनाव करके पढ़ना पड़ता है। और तो जब खाली समय होता है तो म्यूजिक सुनना। सर लिटरेचर का और राइटिंग का और म्यूजिक का तो बहुत अच्छा कनेक्शन है, इनका तो ब्लेंड भी बहुत अच्छा है। सर तो ये आप म्यूजिक सुनते हुए भी आपको कुछ ना कुछ प्रेरणाएं आती होंगी या फिर कुछ सोचते होंगे आप, उससे भी आपको कुछ? दरअसल एक लेखक के लिए जो लेखन की विचार प्रक्रिया कोई बंद नहीं होती, वो किसी वक्त भी कुछ भी आपके मन में आ सकता है। और मेरे साथ ये होता है कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ या बाथरूम में बैठा हूँ, टॉयलेट सीट पर बैठा हूँ या खाना खा रहा हूँ या किसी के साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई चीज आ जाती है वो, या रात को सो रहा होता हूँ, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा। रात को सो रहा होता हूँ तो अचानक किसी कहानी के उपन्यास के संवाद बोलने लगते हैं, तो मुझे उठकर उनको नोट करना पड़ता है, सवेरे तक वो भूल जाते हैं जिसने नोट नहीं किया। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने आंखें बंद करके ही लिख लिया डायरी में, वो डायरी लिखी होती है उस पर वो लिख लिया है। अब मैंने एक शॉर्ट हैंड बना रखा है अपना, उस शॉर्ट हैंड को मैं ही समझ सकता हूँ और कोई उसको नहीं पढ़ सकता, तो उस शॉर्ट हैंड में लिख देता हूँ, सवेरे अंदाजा लगाता हूँ मैंने क्या लिखा। तो बहुत ऐसा होता है कि मैं जैसे संगीत सुन रहा हूँ और अचानक वो कहानी का संवाद चलने या कोई वाक्य चलने लगता है तो मैं फटाफट अपना लैपटॉप नोट कर देता हूँ। तो वो एक प्रक्रिया है, ये जीवन की सारी प्रक्रियाएं आपस में गुत्थम-गुत्थ हैं, जुड़ी हुई, कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक सुन रहे हैं तो हम सोच नहीं रहे, जब हम लिख रहे हैं तो हम बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो जो प्रक्रिया का एक बहुत सामान्य प्रक्रिया का लेखन एक हिस्सा हो जाता है, वो हमारे बॉडी के रसायन का हिस्सा है, हमारी जो केमिस्ट्री है उसका वो एक हिस्सा हो जाता है और उसी में हम काम करते हैं। जी सर, जैसा आपने बोला म्यूजिक तो एक म्यूजिक इज नो लेस देन अ थेरेपी, एंड आर्ट में तो कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, बी इट राइटिंग, लिटरेचर, क्रिएटिविटी और म्यूजिक, इट इज ऑल अ ब्यूटीफुल अमैलगम एंड ब्लेंड ऑफ कोर्स। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको कभी कभी सोते हुए ख्याल आए, कभी बाथरूम में ख्याल आए, सर पहले तो बड़ा डिफिकल्ट होता होगा ये ख्याल नोट डाउन करना, या फिर लिखने में भी बड़ी परेशानियां आती होंगी। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, फटाफट हम स्क्रीन उठाई। नहीं, रात को जब आप कंप्यूटर खोलेंगे उसमें 2-4 मिनट लगते हैं लैपटॉप खोलने में, तो वो लैपटॉप नहीं खोला, एक तो आंखें बंद होती हैं और वो विचार प्रक्रिया चल रही होती है, और ऐसा विचार, कोई ऐसा शब्द कोई आ जाता है, विचार या वाक्य जिसको तत्काल नोट नहीं करूँ तो सर्दी मैं आपको बोल सकता हूँ कि सवेरे मुझे याद नहीं आएगा। तो मैंने वहाँ एक डायरी ऐसी रखी होती है बगल में अपने खाने के साथ, तो उसको खोलता हूँ और डायरी मिले, कोई कागज मिले, कोई किताब मिले, मैं कुछ भी जो मिले उस पे मैं आंखें बंद करके लिखता जाता हूँ, उसको उस बार को लिख देता हूँ, तो सवेरे उठ के वो अंदाजा लग जाता है कि मैंने क्या लिखा। और जरूरी हो वाक्य वही बचे, वो बदल जाएगा लेकिन वो रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। वो एक पागलपन है, वो रातों को लगता है कि पागलपन है कि आप उठ के सारी दुनिया सो रही है, उसके बाद एक संवाद, लेकिन वो जरूरी है, उस पागलपन के बिना लेखन नहीं हो सकता। जी सर। सर जैसा अभी आपने कहा कि आप लिख देते हैं कागज पर ये सब कुछ, उससे मुझे एक ख्याल आया ऑन दैट नोट।
सर अब ना जो बुक्स है इनकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। जो एक मजा है, एक जायका है किताब उठाने का, किताब की खुशबू है अपनी, वो सरसराहट की आवाजें हैं सर, उस सबको ना अभी ये टेक्नोलॉजी ने ना रिप्लेस कर दिया है। जैसे किंडल्स पे मैं अपनी बात करूं, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो आपको आपका क्या ख्याल है इस पर? जो टेक्नोलॉजी पे हम बुक्स पढ़ रहे हैं या ई बुक्स आ रही हैं, वो बुक्स का वैल्यू इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं इट्स dwindling डाउन। नहीं, ठीक है, आपकी बात आज के संदर्भ में सही है, लेकिन जैसे मैं और आप हैं, हम दो पीढ़ियों के लोग हैं, दो अलग अलग पीढ़ियों। जी जी जी। वो जो युग हमने जिया वो अब खत्म हो गया और आज का नया युग है। अगर हम इस युग से नहीं जुड़ेंगे तो हम कहीं नहीं होंगे। लेकिन कुछ आदतें परिपक्व हो जाती हैं। जैसे मैं हूँ, तो मैं किंडल पे मुझे किताब पढ़नी थी, वो किताब नहीं मिली तो मैंने किंडल पे खरीद ली और उसको पढ़ना शुरू किया। मैं उसको नहीं पढ़ पाया, मुझे अच्छी नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पेज पे जाना पड़ता होगा। यानी जो ये बुक फॉर्म में जो कागज और इस पे छपी स्याही जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और कोई पीडीएफ पढ़ना या लैपटॉप में पढ़ना वो मेरे लिए बहुत सहज नहीं है, वो मैं आज भी नहीं पढ़ पाता उसको, जबकि बच्चों के लिए वो आसान होता है। तो जैसे ये दो पत्रिका आई, पीडीएफ आया पत्रिका का, उसमें मेरी कहानी छपी थी। उन्होंने कहा कि आप पीडीएफ भेज दें, हम आपको इसमें आप अपनी कहानी पढ़ लें और अपने दोस्तों को भी देना चाहे तो दे सकते हैं, और जब एक पत्रिका बुक फॉर्म में छप जाएगी तो हम आपको भेज देंगे। तो मैंने वो देखी, लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं अपना लिखा, मैं नहीं पढ़ पाया उसको, तो मैंने उसका प्रिंट निकाला। अच्छा सर। अपने प्रिंटर से मैंने उसका प्रिंट निकाला और तब मुझे लगा कि मैं अब सहज हूँ। तो हमारी वो पीढ़ी थी, क्योंकि हम लोग पहले हाथ से लिखते थे, बाद में कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर पे लिखना शुरू कर दिया। अब कंप्यूटर पे ही दिमाग चलता है, तो बदल गया, समय बदल गया। लेकिन पढ़ने में जब तक मैं प्रिंटेड मैटर नहीं पढ़ूंगा, मुझे कोई ऐसा लगेगा नहीं मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आपका युग जो अलग है, आज जो बच्चे हैं वो हमें उतना सहजता नहीं होती अपना मोबाइल खोलने में, जितना एक छोटा सा बच्चा 8-10 महीने का, 2 साल का बच्चा खोल के रख देगा उसको सारी चीजें। तो वो पैदा ही उस टेक्नोलॉजी में हुए हैं बच्चे, तो वो ज्यादा हमसे ज्यादा बहुत एडवांस है और वो नए युग के बच्चे हैं। हमारे साथ एक हम भी अपने आप को जोड़ रहे हैं नए युग से, लेकिन जो उस वक्त के ट्रेसिस हैं वो साथ चले हुए, उन ट्रेसिस से मुक्त नहीं हो पाए, हो भी नहीं पाएंगे। और असली बात मैं आपको बताऊं, मैं होना भी नहीं चाहता, मैं किताब ही पढ़ना चाहता हूँ। जी जी सर, किताब का तो फिर अपना ही मजा है। पर सर अब ये बड़ा बहुत मेजर इशू आ रहा है कि बच्चों की ना रीडिंग हैबिट ही छूट गई है। बच्चे रीड राइट इस सब में नहीं अब एंगेज हो रहे हैं, बच्चे फोन्स गेम्स खेल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। सर क्या आपका सुझाव रहेगा कि बच्चों को वापस से इस रीडिंग में लेकर आया जाए, ये गेम से, टीवी शो से, इससे हटाकर, क्योंकि क्रिएटिविटी जो रीडिंग से होती है, जो माइंड की डेवलपमेंट है, कोई बाकी चीजें नहीं इसको रिप्लेस कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये कभी खत्म नहीं होगा, पढ़ना कभी खत्म नहीं होगा, ये रहेगा। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि ये हमेशा हर युग में लगता रहा कि पढ़ने की हैबिट खत्म हुआ। ये कि जब ये टीवी आया, शुरू में टीवी आया, ब्लैक एंड व्हाइट आया, तो एक चैनल उसमें होता था और शाम को 2 या 2.5 घंटे उसमें प्रोग्राम आता, तो चित्रहार को देखने के लिए लोग इंतजार करते थे। संडे को फिल्म आती थी, फिर बाद में वो रंगीन हो गया, तो फिर कवियों ने कविताएं लिखना शुरू कर दी कि बुद्धू बक्स आ गया, बुद्धू बक्से के नाम से कविताएं लिखती कि ये इसने पढ़ने की आदत छीनी। ये सन 84-85 की बात कर रहा हूँ मैं, वो आदत तो नहीं छीनी, जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं। और वो जो बुद्धू बक्से वाली कविताएं हैं वो ट्रैश में चली गई, उनका कोई महत्व नहीं बचा। फिर बाद में ये 100 चैनल 110 चैनल आ गए, अब 400 चैनल 500 चैनल चलते हैं। हम टीवी के पास बैठते हैं, बोर हो जाते हैं एकदम से, कोई स्टैंडर्ड का प्रोग्राम नहीं आता टीवी चैनल में, तो हमें लगता है कि नहीं यार किताब पढ़ लेते हैं, तो वो आदत बनी रहती है। मुझे लगता है जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, इनको हमने दिया क्या, इसके लिए हम दोषी हैं ना, पेरेंट्स भी तो दोषी है ना। हमने क्या दिया उनको, हमने उनको, मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ किताबों की दुकानें में, मिनर्वा में लोग जाते हैं, बड़े बड़े अफसर देखे हैं मैंने, अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो बच्चा अगर बोलता है पापा मैंने किताब खरीदनी है, तो डांटते हैं, उसकी माँ भी डांटती है, बाप भी डांटते, भाई पढ़ता पूता है नहीं तू, और किताब खरीदता है, घर में किताब नहीं, तेरे स्कूल को पढ़। यानी जो बच्चा पढ़ना चाहता है हमने उसको डेटर किया।
हमने उसको पढ़ने नहीं दिया। यानी अब ये बोलना बहुत खराब भी लग सकता है कि एक स्टेशनरी खरीदने के लिए पापा जो है वो सेक्रेटरीट से कागज ले आएगा, लेकिन वो मिनर्वा से कागज नहीं खरीदेगा क्योंकि उसके पैसे लगेंगे 10 रुपए। तो किताब खरीदने में क्योंकि पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पिज्जा वो 500 रुपए का खिलवा देगा उसको, लेकिन वो किताब नहीं खरीदेगा कि है पागल है तू चला। उसको डेटर करेंगे कि तू घर में अपनी किताब पढ़, इसको क्यों पढ़ रहा है, नॉवल क्यों पढ़ रहा है। तो जो पढ़ाई की आदत है, फिर बच्चा सोचता है कि छोड़ पड़े, मेरा बाप किताबें तो देता है नहीं, ये आसान है कि मोबाइल खोला और देखते रहे उसमें, तो मुझे ये लगता है। इसलिए सिर्फ बच्चे दोषी नहीं है, पूरी पीढ़ियां दोषी है। लेकिन ये खत्म नहीं होगा कभी भी, पढ़ना खत्म नहीं होगा। पर आज भी तो बच्चे, आप भी तो पढ़ते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं किताबें, पढ़ते ही हैं, वो लिखते भी हैं, कागज पे ही तो एग्जाम देते हैं, वो खत्म कभी नहीं होगा। कोई किताब का महत्व कभी नहीं। किंडल आ गया, ई बुक आ गया, वो आ गया, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो किताब है ये हमेशा बची रहेगी। सर, अगर किसी को अपना करियर जो है वो इस लाइन में बनाना हो, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे यंग रीडर्स को, राइटर्स को, जो सोच रहे हैं कि हम राइटर्स बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे, क्या टिप्स होगी, एडवाइस क्या होगी आपकी? देखिए, मैं एक बड़ा कैंडिडेट सुझाव देता हूँ। अगर आप कैरियर बनाने के लिए राइटर बनना चाहते हैं तो मत बनिए क्योंकि आपको यहाँ रोटी नहीं मिलेगी। किताब छापने आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा, लिखने में, स्याही में, कलम द्वात में, कंप्यूटर में, और फिर आपको पब्लिशर नहीं मिलेगा, आप पब्लिशरों के पीछे घूमोगे। बहुत सारे लोग आज पैसे दे के किताबें छुपाते हैं, किताबें फिर उनको कोई नहीं खरीदता, वो वैसे रह जाती हैं। और अगर आज के लेखक अपनी कोई अलग जीविका ना कमाते हो, नौकरी ना करते हो या कोई व्यापार ना करते हो, तो वो खाएंगे क्या, वो तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए अगर आप जीविका के लिए आना चाहते हैं तो कैरियर के लिए तो खराब बात है। अगर आप कैरियर बतौर हॉबी आते हैं तो वो आपको एक आनंद देगा जीवन का, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक बहुत बढ़िया तरीका देगा। जी। और कोई उसको मान्यता दे ना दे, अपने लिए आत्म संतुष्टि आपको It can act as a vent out. Obviously, you can take it as a hobby. That is what I wanted to convey. Sir, apart from that, I wanted to know that हर एक इंसान की कुछ ना मस्ट रीड बुक्स होती हैं, कुछ फेवरेट बुक्स होती हैं। तो जैसे अब हम बच्चे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट बुक्स क्या हैं जो आप मस्ट रीड बोलेंगे कि ये तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए हमें। देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक शोध का विषय है कि आप अपनी फेवरेट बुक्स को कैसे चुनते हैं जीवन में। जी। मुझे 40 साल लगे कि मेरा प्रिय लेखक कौन है। तो कुछ किताबें हैं जो मैं सिराने में रखता हूँ, अच्छा। जो लोग चुरा के ले जाते हैं मेरी। एक किताब है मिलान कुंदेरा की, आर्ट ऑफ द नॉवल। अच्छा। वो मैंने 5 बार खरीदी, छोटी किताब 5 बार खरीदी और उसको 5 बार लोग ले गए। अच्छा। तो छठी बार मैंने सोचा कि अब शगुन हो गया, अब नहीं खरीदूंगा। तो मेरे एक मित्र हैं उत्तराखंड में, वो प्रिंसिपल है कॉलेज में, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, वो मैं आपको देता हूँ। मैं क्या, अगर आप दे देंगे तो ये मेरे पास जीवित रहेगी, मैं लोगों को दूंगा नहीं, मैं बोलूंगा मुझे गिफ्ट दूंगी। तो उन्होंने डाक से मुझे भेजी। और भी बहुत सारे लेखक हैं, जैसे मार्केस की बात की, मार्केस के कुछ किताबें बड़ी प्रिय हैं। एक जोजे सरमागो पुर्तगाल के लेखक हैं, एक सुसान सोनटैग है, उनको कैंसर हो गया था, तो उन्होंने किताब लिखी है इलनेस एज मेटाफोर, इलनेस को हम कैसे मेटाफोर बना देते हैं। तो इस तरह की किताबें हैं, और भी बहुत लोग हैं, बहुत हिंदी में बहुत है। तो वो अपना चुनाव है व्यक्ति का, कि कैसे आप चुनते हैं अपना लेखक, कैसे चुनते हैं आप किताब, कैसे चुनते हैं। जिस किताब को बार बार पढ़ने का मन करे वो आपकी प्रिय किताब हो जाती है। उनका समय कम है तो बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ पाते किताब, लेकिन उसको आप प्रिजर्व करना चाहोगे अपने घर में। सर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भी राइटर होता है या जो भी कलाकार होता है, उसको क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस करना पड़ता है, और नॉट ऑलवेज इट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट पीपल आर लेग पुलिंग, वो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, बड़ा डिस्करेज फील होता है हमें। सर, उस फीलिंग को कैसे ओवरकम किया जाए? उस फीलिंग, देखिए, जीवन है, एक जिंदगी है, जिंदगी में कई किस्म के लोग हैं। आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आपके क्लास में 100 बच्चे, जी सर जी, वो सारे आपके प्रशंसक नहीं हो सकते।
राइट, कुछ किसी को आपसे ईर्ष्या होगी, किसी को घृणा होगी, कोई आपको गाली देगा, कोई प्यार करेगा, कोई अच्छा तो वो जीवन का एक हिस्सा है। लेखन भी वो जीवन का हिस्सा है। तो लेखक भी तो महान आत्मा तो है नहीं, वो भी तो वैसा ही व्यक्ति है, तो उसका भी आलोचना होगी। उसको फिर सवाल है कि आप आलोचना को, अपनी आलोचना को, अपनी रचना की आलोचना को कैसे और किस तरीके से ओवरकम करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी सर। लेकिन उसमें हतोत्साहित होने, निराश होने की ऐसी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं। सर, व्हाट कीप्स यू मूविंग? जिंदगी के इतने आपने अच्छे टाइम निकाला है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने भी सफर किए होंगे, बहुत सारे रोलर कोस्टर राइड पे आप भी चले होंगे। सर, व्हाट इज दैट एक थिंग, कोई ऐसा इंस्पिरेशन आपकी जिंदगी की या योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि आप दैट कीप्स यू गोइंग, जो आपको प्रेरणा देती है कि बस चलते रहना है, ये लिखते रहना है, ये जिंदगी को जीते रहना है? कई बार हम हताश हो जाते हैं, ऐसे ही जनरली भी सर क्या है आपका वो प्रेरणा? मेरी प्रेरणा तो खुद जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी अगर नहीं है तो बाकी चीजें तो फिर उसका बाई प्रोडक्ट है ना। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके जीने का एक रास्ता है, अख्तियार किया हुआ आपने, तो लिखना एक रास्ता है। ये ब्रू बुक कैफे है, इसको खोलना एक रास्ता है। यानी जीवन में एक जो पॉजिटिविटी आप पैदा करते हैं। हो सकता है किसी को यहाँ ड्रिंक रखने में ज्यादा अच्छा लगता हो, किसी को किताबें रखने में अच्छा लगता हो, तो वो उसको खराब नहीं हम बोल सकते कि जो शराब बेच रहे हैं, वो भी तो जीवन का हिस्सा है ना, वो भी खराब नहीं है। कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई मजदूर लोग बोझ हो रहे हैं, वो भी तो जिंदगी से प्रेरित है। तो जिंदगी अपने आप में ही प्रेरणा है। अगर आप नहीं करेंगे, मान लो मैं कल को लिखना बंद कर देता हूँ, मैं तय कर लेता हूँ कि मैंने नहीं लिखना, मैंने छोड़ दिया, मैं रिटायर हो गया, इसमें संभव ही नहीं है। आप रिटायर कैसे हो सकते हैं? तो आप मर जाओगे ना दूसरे दिन, 2 दिन आप घूमोगे और क्या क्या करोगे, फिर आप सोचोगे मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा। तो जिंदगी अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा होती है। सर, अब मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, कुछ फनी क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं। सर, ऐसा कोई फनी आइडिया आपको आया हो किसी एक फनी स्पॉट पे, जैसे आपने बताया कि कभी बाथरूम में आइडियाज आ जाते थे लिखने के, ऐसा कोई फनी सर इंसिडेंट कोई बता दीजिए, आपको कोई फनी स्टोरी याद आ गई हो, या आपने कुछ सोची हो, आपने लिखने की सोची हो, या आपके साथ बीता हुआ हो? अरे आपने इतना अच्छा सवाल पूछ लिया। अब देखिए, मेरे जेब में ना ये नोटबुक है, अच्छा सर, छोटी सी, इसमें 10, 15, 20 कहानियां लिखी हैं। अच्छा सर। और एक पेज में 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। देखिए आप क्या है, आप क्या क्या पता लगाएंगे इसमें। ये कहानी है जी सर। और देखिए ये क्या है सर, ये तो मुश्किल है बहुत पढ़नी, मैं तो नहीं पढ़ यही अच्छा है, यही अच्छा है कि किसी कोई और ना पढ़ सके, ये मैं ही पढ़ सकूं। जब मैं ही पढ़ूंगा तो वो मेरी कहानी हो जाएगी। एक रोज मैं, सर हमारे दर्शकों को भी दिखाइए प्लीज, क्या पता कोई पढ़ने की कोशिश करे। अरे नहीं पढ़ी जाएगी ना। अब नोट क्या करता है लेखक, मैं इसके आपको उदाहरण देता हूँ, इसी में से उदाहरण देता हूँ। मैं वहाँ सरका घाट जा रहा था। अच्छा सर। किसी फंक्शन में गाड़ी में बैठ के, तो मेरा वो ग्रैंडसन है, वो चला रहा था गाड़ी, और मैं साइड में बैठा हूँ। तो आगे गाड़ी चली हुई थी जी सर, छोटी होती है वो, ट्रक नहीं होता, छोटा सा। अच्छा सर। उसके पीछे लिखा हुआ था चिलम चंडी बातें पाखंडी तहसील सदर जिला मंडी। अब मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं नोट कर लेता हूँ, मैंने नोट कर लिया जी सर। जिसका वैसे कोई अर्थ नहीं है, क्या पता क्या अर्थ निकलेगा। उसके आगे कोई 20-30 किलोमीटर आगे जब गए तो एक और गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे लिखा हुआ था दिल जले सरका घाट चले। तो ये मेरे लिए कहानी बन जाएगी। तो अब आप देखिए, देखिए आप भी देखिए, आप भी देखिए, ये कुछ नहीं आपको नजर आएगा। ये सिर्फ जो लेखक है उसका ये कबाड़ खाना है, लेखक का है कबाड़गिरी, ये कथा है, कहानी है, ये कहानी है, अभी मैंने लिखी है, अभी छपी नहीं है ये, इसलिए मैं चाहता हूँ इसका नाम ना बताऊं, लेकिन अब बता दूं तो कोई हर्ज नहीं है। इसका नाम है फिंगास्क एस्टेट। अच्छा सर। या कोई फिंगास्क एस्टेट है आपके पास? जी जी। उस फिंगास्क एस्टेट का इस कहानी से कोई संबंध नहीं है सिवाय इसके शीर्षक। अच्छा सर। और ये कहानी अच्छा सर, एक पेज पे। अब जैसे मान लो यही मुझे कुछ मेरे दिमाग में आ जाएगा, आपसे बात करते करते तो मैं उसको यहाँ लिख लूंगा।
एक शब्द में लिख दूंगा। जी सर जी। तो ये एक प्रक्रिया है बस, और कुछ नहीं है। राइट। ये कोई महान काम नहीं है, एक प्रक्रिया टाइप है। अगर मैं नहीं नोट करूंगा चिलम चंडी तो वो छूट जाएगा। यानी जो अब नॉर्मल चीज लगती है मुझे हल्की सी लेखक को, उस पे उसका ध्यान अटकता है। जी जी। राइट सर। सर अब इसी बात पर अपनी कोई पसंदीदा रचना कुछ हमें पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो इसकी आपकी अपनी सीमाएं हैं। जी सर, कुछ कुछ अंश बता हाँ, दीजिए कुछ सर। मेरे पास अभी ये ताजा प्रकाशित 2 कहानियां हैं। अच्छा सर। अभी आई हैं छप के। अच्छा। इनके पीडीएफ आए थे, मैंने प्रिंट निकाले हैं। जी जी सर। तो बल्कि मैं आपको दे दूंगा दोनों कहानी, ताकि आप इनको कोशिश करें पढ़े। थैंक यू सर। तो ये शिमला की बैकग्राउंड है। अच्छा सर। नेचुरली जहाँ लेखक रहता है बैकग्राउंड वही होती है। तो इस कहानी का नाम है सिगार। अच्छा। जानते हैं आप सिगार? जी जी। तो ये रिलेटेड है रंगमंच से। अच्छा सर। शिमला के रंगमंच से। लेकिन ये नाटकों पर नहीं है। अच्छा सर। जो रंगमंच में लोग काम करते हैं उन पात्रों पर ही है। अच्छा सर। तो एक दो कुछ अंश में पढ़ के आपको बता देता हूँ, शुरुआती, बीच का और एंड जैसे का। जी सर। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो ये है क्या। जी सर। सिगार कहानी है। कैसे लिखी जाती है कहानी, इससे इस ताजा लगता है कि लेखक कैसे कहानी लिखता है। काल की ध्वनि किचन में साफ सुनाई दी थी। कमरे में आकर मैंने जैसे ही हैंडसेट खोला, उधर से आवाज आई, संपत, मैं कैरन बोल रही हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद है? अब देखिए, 2 पात्र आ गए। पहले वाक्य में 2 पात्रों का चरित्र जो डिफाइन हो गया। जी जी। अब लेखक को क्या करना है कि मैं कौन हूँ और ये संपत, मैं तो संपत हूँ, संपत कौन है और कैरन कौन है। अब ये डिफाइन करना पड़ेगा, तभी पाठक पढ़ेगा, नहीं कहानी को नहीं पढ़ेगा जी। तो अगले देखे आप, कैरन बिल्कुल याद थी, उसकी आवाज से ही मैं पहचान गया था। कुछ साल पहले वह इस शहर के हाथों मुसलमानों पर अपने रिसर्च के सिलसिले में सामग्री जुटाने आई थी, तभी उससे मेरी मुलाकात हुई। अब इसमें हाथों आ गया, समझ रहे हैं आप? ये तो लेबर होते हैं, कश्मीरी लेबर। कश्मीरी लेबर नहीं है बस स्टैंड पे, जी जी, वो हाथों होते हैं। अच्छा। अब एक और पात्र ऐड हो गया। अब इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा इसी पहले पैरे में, तभी तो कहानी चलेगी आगे। नहीं तो इसको कोई नहीं पढ़ने वाला है। अब किसी को कानपुर में या दिल्ली में क्या पता हाथों कौन है। ये हाथों लोग कश्मीर से जो मजदूरी करने आते हैं और बाहर से शहर में आने वालों के लिए खासी दिलचस्पी का कारण रहते हैं। मैं खुद भी इन पर कुछ काम कर चुका था। कैरन से मुलाकात के बाद मालूम पड़ा कि उसकी मुख्य दिलचस्पी चेतना सरल और मेरी तरह रंगमंच में। एक और कैरेक्टर आ गया, चेतना सरल, संपत सरल और चेतना सर, एक जैसे नाम है दोनों। रंगमंच में दोनों है। हम एक्टिंग में थे और वो रंग निर्देशन में, डायरेक्शन में। इस एक कारण से वो व्यूअर हमारे मेरे नजदीक आए थे। चेतना कहीं बाहर गई थी, उसके लौटने तक कैरन जा चुकी थी, इसलिए उसके साथ उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब ये आपके 2 पैरे हैं। अब मुझे लगता है कि इसके बाद पाठक के लिए कहानी भी बहुत सरल होगी, वो इसको आगे बहुत आसानी से पढ़ लेगा। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। ये 2 पैराग्राफ्स ही बहुत इंटरेस्टिंग अब कितना इंटरेस्टिंग है तो आपको बताओ, जी, आप जी, बताएंगे। तो कहानी चलती है इन 3 4 पात्रों के बीच में। जी सर। वो हाथों तो खत्म हो गया वहीं पे। अच्छा। उसका ज्यादा रोल नहीं। अच्छा। ये 3 पात्र हैं, कैरन, संपत सरल और चेतना सरल। अच्छा। इन पे कहानी चलेगी। ये पति पत्नी थे, चेतना और संपत। अच्छा। इनका आपस में अलगाव हो गया, अलग अलग रहना शुरू कर दिया। तो अलगाव किस बात पे हुआ, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा। अलगाव सिर्फ इस बात पे हुआ कि वो सिगरेट पीता था और वो उसको, चेतना उसको रोकती थी कि सिगरेट मत पियो, मंच पर बिल्कुल मत पियो। तो उसने एक्टिंग छोड़ दी, उसने भी एक्टिंग छोड़ दी कि मैं अब मंच पे नहीं जाऊंगा। लेकिन क्योंकि कैरन बीच में आ गई, उसने कहा कि तुम दोनों के बिना नाटक नहीं चलेगा, तुम दोनों को इस नाटक में आना पड़ेगा। तो अंततः ये हुआ कि ये थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जी सर। वो कह रहा है, संपत सरल बोल रहा है, कैरन
अक्सर होता है हम बुरे पार्टनर के साथ रहने को मजबूर होते हैं और अच्छे के साथ रह नहीं पाते। उसने सिर हिलाया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम बहुत कुछ खोने के बिंदु पर खड़े हो, मुझे मालूम है कितना दर्द होता है, चेतन उसने कहा, कैरन ने। मैंने, अब वो घर में बैठे हैं, उसके फ्लैट में है, तो मैंने 4 अंडे निकाल कर फोड़ दिए और तवे को गर्म कर ऑमलेट बनाने लगा। कैरन उठकर पास आ गई थी और ब्रेड के पैकेट खोलकर मक्खन लगाने लगी। तुम रहने दो, मैं कर लूंगा, मैंने कहा। तो उसने एकदम सहज ढंग से एक नई बात सामने रखी, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं यह काम नहीं कर सकती? मेरी किसी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बगैर उसने कहा, चेतना सरल रोल निभाने को तैयार होगी, किंतु उसकी एक शर्त है। मुझे पहले से ही शंका थी वह मेरे साथ किसी नाटक में कोई रोल निभाने के लिए तैयार नहीं होगी, बल्कि मैं इसी से खुश था कि मुझे उसके साथ मंच पर एक्टिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि रंग कर्म ही मुझे प्रताड़ित करने को आता था। उसकी शर्त यह है कि, अब वो कह रही है कैरन, उसकी शर्त यह है कि नायक का रोल संपत को ही करना होगा, और दूसरी है कि नाटक के दौरान नायक सिगरेट की जगह सिगार का इस्तेमाल करेगा। कैरन ने मेरी तरफ देखे बिना कहा, इसलिए मैं ठीक समझ नहीं पाया कि हम इस उच्चारण के वक्त उसके चेहरे पर कैसे और क्या भाव थे, और हम कल से रिहर्सल शुरू करने वाले हैं। कहानी खत्म हो जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंगेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपकी कहानी सुनकर। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप ये मुझे देने वाले हैं, तो आई एम फिल्ड विद एंथुसियाज्म कि मुझे पढ़ने को मिलेगी एज सून एज आई गेट आउट ऑफ हियर। आप पढ़िए, इनको दूसरी लड़की की कहानी है। अच्छा सर, थैंक यू सर। सर आपने तो बहुत कुछ लिखा है, आपने उपन्यास लिखे हैं, आपने कहानियां लिखी हैं, आपने ट्रांसलेशन भी किया है। सर सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको? समय तय करता है। अच्छा सर। समय में मेरी क्या मानसिकता होती है वो तय करता है। अच्छा, अब देखिए, मैंने उपन्यास लिखे 5, कहानियां लिखी बहुत सारी, 60-70 कहानियां लिखी, 50-60 कुछ किताबों में है, और 5 गद्य की किताबें। तो मुझे लगता है कि एक समय में जब मैं उपन्यास लिख रहा होता हूँ तो मैं उपन्यास लिख रहा होता हूँ, जब कहानी भी आता हूँ, आजकल इन दोनों में कहानियां लिख रहा हूँ, और एक समय में गद्य लिख रहा था। आज मुझे कोई कहे कि गद्य का एक कोई पीस लिख दो, तो मैं इनकार करूँगा, नहीं, मैं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं गद्य लिखूंगा ही, मैं ये कहूँगा, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि कल को हो सकता है मेरा दिमाग बन जाए और मुझे लगे कि मुझे गद्य में ये निबंध लिखना चाहिए, तो मैं लिख डालूंगा उसको, जबकि आज मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं लिखूंगा। और कहानी में भी ये था कि यार कहानियां काफी हो गई, अब नहीं लिखूंगा, लेकिन जब मैं लिखने लगा तो कहानियों की जैसे बारिश हो गई। और जब उपन्यास लिखने लगूंगा तो उपन्यास में ये अश्वत्थामा नाम का हाथी उपन्यास मैंने 7 साल लिखा है। 2017 में लिखना शुरू किया और 440 पन्ने का प्रकाशित उपन्यास है, तो उसको 7 साल लिखता रहा। तो इसलिए ये कहना कि कब क्या मन करता है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से कथा में मेरा मन बहुत रुचता है। कथा जब मैं लिख रहा होता हूँ, कहानी या उपन्यास, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कल्पना ज्यादा है। जो भी हम लिखते हैं ये जीवन कोई सच्ची घटनाएं नहीं होती, कल्पना में हम करते हैं, चीजों को देखी होती है। जैसे मुझे लगता है कि वंदना जी को मैं मिलता हूँ, कुछ दिनों से मिला, मुझे लगा कि उनके अंदर ये खास चीज अचानक लगेगा, ये बैठ के नहीं लगेगा, यहाँ बैठ के नहीं बात, अचानक लगेगा कि ये खास बात है, एक पात्र है ये, तो उसमें मैं कहानी लिखना शुरू कर दूंगा। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो भी मिलता है उसमें कहानी बनती, लेकिन कोई एक मानसिकता होती है, जिसमें मैंने आपको बताया, वो किसी वक्त भी कहीं भी आपके अंदर मानसिकता होती है। कभी आप सूप गर्म कर रहे हैं किचन में तो वो आ जाएगा, तो वो ये चलता रहता है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी रुकेगी नहीं। सर ऐसे जीवन में अब आप हमसे इतने बड़े हैं, तजुर्बे में भी हमसे बहुत ज्यादा है, सर जीवन का सेंस क्या है, जीवन का सार क्या है? जीवन का सार क्या बताऊं मैं आपको, ये तो ओशो भी नहीं बता पाए। जीवन का सार कोई नहीं बता पाया, बुद्ध भी नहीं बता पाए, महात्मा गांधी भी नहीं बता पाए। जीवन का सार दरअसल कुछ नहीं है, जीवन का सार है जीवन, जिंदगी।
उसको हम जिए, सार्थकता से जिए, अच्छे ढंग से जिए, लोग किसी से घृणा ना करें, किसी के प्रति प्रेजुडिस ना पालें, किसी को बुरा भला ना कहें। कोई हमें अगर बुरा भी बोल दे तो हमारे अंदर इतनी क्षमता पैदा हो कि हम उसको जज्ब कर लें, बजाय रिटेलिएट करने की उसको हम ऑब्जॉर्व कर लें और भूल जाएं कुछ दिन के बाद। वही जिंदगी, अब मैं क्या इससे ज्यादा क्या सार दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सार नहीं मिला मुझे आज तक। Live and let live and go with the flow. Right, sir, right. सर कोई रिग्रेट्स हैं आपकी अपनी लाइफ में? बहुत हैं, जैसे बहुत सारे। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा सर। जैसे डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता था, नहीं बन पाया तो मैंने सोचा कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन खुद बन गया तो वो सारे रिग्रेट खत्म हो गए। सर और जो हमारे साथ बच्चे हैं ना, वो जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप जो म्यूजिक के बड़े शौकीन हैं, तो आप हमें बताएं कि आप कौन से टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, और अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें तो। नहीं, मैं गुनगुना नहीं सकता, मेरा गला इतना होर्स है कि जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं डांट रहा हूँ, इसलिए गाना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन मैं गजलें वगैरह ज्यादा सुनता हूँ, गजलें बहुत सुनता हूँ, या इस तरह का जो पंचम राग टाइप है उस तरह का सुनता था। फिल्मी गीत भी सुनता हूँ, फिल्मी गीत मैंने वो ले रखा है आजकल, एक वो बड़ा चला हुआ है ना, सारेगामा। कभी कभी सुनता हूँ, उसको ज्यादा नहीं। सारेगामा सुनता हूँ। जैसे मुझे सोना है दिन में, जिसको हम आफ्टरनून सिस्टा बोलते हैं ना, आफ्टरनून सिस्टा के दौरान मैं लगा देता हूँ, बटन दबा देता हूँ तो गाने बजते रहते हैं, मुझे नींद आई रहती है, अच्छी नींद आती है, इस तरह का। तो वो गा नहीं कर सकता, मुझे गाना नहीं आता और अच्छा है नहीं आता। पर सर यहाँ मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगी, आपकी ध्वनि तो बहुत मधुर है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। आपको मधुर लग रही है, लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही होर्स बोलता है बहुत ज्यादा। नहीं सर, नहीं, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता था, मैं नौकरी करता था तो ऊपर वाली मंजिल में मैं बैठता था और नीचे वाली मंजिल में मेरा बॉस बैठता था। वो भी ऊंचे बोलता था तो मैं भी ऊंचे बोलता। वो इंटरकॉम पे बात कर रहे हो तो वैसे ही सुनाई देते थे, इंटरकॉम की जरूरत ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज ज्यादा होर्स है और बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती है मेरी आवाज की वजह से ना, लोग सोचते हैं कि हमको डांट दिया। सर जैसे कि आपने बताया दफ्तर के बारे में, आपने एचएस भी क्लियर किया है सर, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि आपने एचएस का एग्जाम कैसे क्लियर किया? अरे कुछ नहीं, क्या किया, बस ऐसे लगा कि अभी जिंदगी खराब कर ली। स्कूल में पढ़ाता था तो पढ़ना शुरू कर दिया और दे आया पेपर और पास हो गया, बस हो गया। सर कोई टिप्स हो कुछ बच्चों के लिए जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं कि क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए एचएस के लिए? एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए की टिप है कि आपका जो श्रम है वही आपको बनाएगा। और देखिए, जबरदस्ती कोई विषय मत पढ़िए कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि ये विषय पढ़ना है। जैसे मैंने बताया ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बनना चाहता था, मेरा बाप बनाना चाहता था तो मैं नहीं बन पाया, तो जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपा तो बहुत सारी चीजें खो गई, उसमें वर्षों का इंतजार खराब हो जाता। तो होता ही है कि जो आपका विषय मनपसंद है उसको, उसका चुनाव करिए और उस पे अपने आप को डिवोट करिए और वही आपको बना देगा। जो आपका सबसे मनपसंद विषय है उसी पे आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए। बाकी जबरदस्ती करेंगे कि मैंने साइंस पढ़ना है, मैंने इंजीनियर बनना है, बन जाओगे आप, लेकिन जिंदगी भर कल्पते रहोगे कि यार क्या था, फूल बना रहा हूँ, मैंने तो लेखक बनना था। और जब आपका लेखक के विचार आ रहे हैं तो आप फूल बना रहे हैं, वो अपना हेड डाल के, वो ठीक है, उनके लिए अच्छा है, जो उसमें उनकी दिलचस्पी वो फूल बनाए। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो डॉक्टर बने, आप लेखक बनना चाहते हैं आप लेखक बने, आप अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो अच्छे नागरिक बने, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे नागरिक बने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे कि आपने बोला कि अच्छे नागरिक बने, सर कहते हैं राइटर्स एंड राइटिंग्स ऑफ द टाइम्स द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, और वो सोसाइटी की चीजें दर्शाते भी हैं और सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट भी करते हैं। तो सर जैसे कि बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, सो राइटिंग से हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वी कैन सेटल दीज इश्यूज, दीज प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारी सोसाइटी फेस करती है? नहीं, ये लेखन से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेखन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये राजनीति के विषय है, जो राजनीति का विषय है वो राजनीति के ही तय करेंगे, और वो जो है वो शक्तिशाली भी है और उनके पास पावर है, वो ही बदलाव ला सकते हैं।
हमारा जो बदलाव होगा ये भी लाएगा, लिटरेचर भी बदलाव लाएगा, लेकिन ये दिमागी बदलाव लाएगा और बहुत धीरे धीरे लाएगा। अगर आप लिटरेचर के पाठक हैं और अच्छा लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे बेहतर इंसान बनने की दिशा में अग्रसर हैं। धीरे 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 आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आपका जो नेगेटिविटी है, गुस्सा है, जो बुरी, जो खराब सोच है समाज के प्रति, वो धीरे धीरे खत्म होगी। अचानक कुछ नहीं होगा, क्रांति अचानक क्रांति नहीं होगी, धीरे धीरे होगा। और धीरे ये इसका ध्येय ही धीरे धीरे करने का है। तो जो राजनीति है उससे एक अलग चीज है। As you said, धीरे धीरे होगा। रोम was not built in a day. And जो भी बच्चे हैं आप उनको एक बार बताएं कि कैसे इनको पढ़ते रहना चाहिए, एक मैसेज दें। आप कहेंगे तो और भी प्रभावशाली होगा। उनको बताएं कि कैसे पढ़ते रहना चाहिए, कैसे लिखते रहना चाहिए, और धीरे धीरे करके ही जो है समाज में बदलाव लाया जा सकता है। हाँ, मैं बच्चों से एक दो बातें तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों की जो शिक्षा हो रही है वो अंग्रेजी माध्यम से हो रही है। अच्छा जी सर, तो राइट। अंग्रेजी में अगर आप लिखेंगे तो आप अपने समाज को ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा सर। और ज्यादा व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, और पाठक जो पढ़ने वाले हैं वो भी आपको उतने नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि अगर आप हिंदी भाषा को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हिंदी में एक पारंगत जो एक्सरसाइज, लगातार एक क्राफ्ट होता है, लेखन का एक क्राफ्ट, वो अचानक नहीं आएगा कि आज आपने कहानी लिखना शुरू कर दी और आपने 3 दिन के बाद कहानी लिख दी, ऐसा नहीं होता। वो एक इतना लंबा क्राफ्ट है, इतना जटिल क्राफ्ट है, इतना कठिन क्राफ्ट है, और इतना समय टाइम कंज्यूमिंग क्राफ्ट है, तो उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए। और जब आपको पेशेंस आएगी तब तक आपके जिंदगी के 30, 35, 40 साल गुजर चुके होंगे, तब पेशेंस आएगी। और मेरी तरह आपके बाल भी स्वीट होंगे, तो वो लोग बोलते हैं कि धूप में नहीं छुपाए। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हम कोई पारंगत नहीं हुए हैं, अभी तो पारंगत होना है, अभी तो शुरुआत की है। तो मैंने भी शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि इसी वक्त ऐसा होगा कि हम कोई बहुत अच्छी चीज जी ऑलरेडी लिख चुके हैं सर, बहुत कुछ आप इतना अच्छा लिख चुके हैं, वेरी इंस्पायरिंग। चलिए, एक असंतुष्टि का भाव होता है ना लेखकों में, और वही अच्छा है जो वो संदेशशील होता है अपने लेखन के प्रति, पता नहीं मैंने कैसा लिखा, तो बाकी लोग बताएंगे उसको कैसा लिखा। तो कई बार लेखक को थोड़ी सी प्रशंसा मिलती है तो बड़ा खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा, जो आपने मेरी प्रशंसा कर दी, तो मुझे लगेगा कि वाह, मैं तो लेखक हूँ। जी। लेकिन संशयात्मा तो होता है, और संशयात्मा अगर है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे वो बेहतर लिखने की कोशिश करेगा ना। अगर वो संतुष्ट हो गया कि मैंने बहुत अच्छा लिख दिया तो वो लिखेगा ही नहीं, फिर छोड़ देगा। बिल्कुल सही, जैसे सर ने बोला, एम्बिशियस होना भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। एंड एट टाइम्स सेटिस्फैक्शन बिकम्स अ डेटरेंट फॉर ग्रोथ। सो ये लेड बैक एटीट्यूड इज आल्सो नॉट गुड। कीप ग्रोइंग, कीप मूविंग इन लाइफ, दैट इज वेरी गुड मैसेज दैट सर वांटेड टू कन्वे। सर, अब क्योंकि अब हम आखिरी इसमें आ गए हैं, बंद खत्म करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वाइंड अप। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू लास्ट क्वेश्चन। सर, ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम रहा सर, इसमें आपका बेस्ट जो सेगमेंट है वो कौन सा रहा? आपको सबसे ज्यादा फेवरेट क्या क्वेश्चंस लगे, या फिर आपको क्या बताने को ऐसा दिल किया कि ये तो मुझे बताना ही था, या फिर ऐसा कुछ छूट गया? मैं अपना नहीं बताऊंगा। अच्छा सर। सबसे अच्छा सेगमेंट क्या रहा वो मैं अपना क्या बताऊं, मुझे नहीं मालूम, तो आप तय करें। मुझे सबसे अच्छा सेगमेंट ये लगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, उसका मैं कायल हो गया। अक्सर बच्चों में कम आत्मविश्वास होता है, उनको लगता है कि इस आदमी के सामने मैं क्या बात करूं, पता नहीं ये तो क्या महान है, क्या चीज है, उससे वो एक ना दुराव की भावना होता है। वो जब से आपने बोलना शुरू किया पहले वाक्य से, उसी वक्त से जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसका मैं कायल हो गया, और उसकी बहुत तारीफ करता हूं। इसको आप बनाए रखिए। और बाकी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इस स्तर का बनाइए कि आपको बात करने में किसी से कोई हिचक ना हो। सर, ये तो आपका बड़प्पन है। और नहीं, मेरा बड़प्पन नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है, और आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि खुद ही इंसान इतना कंफर्टेबली आपके साथ बातचीत कर पाए। सो ऑन दैट नोट, नाउ आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस हियर। आपने जो भी बातें कही सर, ये
बहुत इनलाइटनिंग थी और ये दिल को बहुत छू लेने वाली थी। जो आपने हमें कथाएं सुनाई ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। एंड आप जैसे लोग जो महान पर्सनालिटीज हैं, दे आर अ फॉन्ट ऑफ कोलोसल इंस्पिरेशन फॉर यंग रीडर्स एंड राइटर्स लाइक अस। वी लुक अप टू यू, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी तरह बने। आप जैसे लोग जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, बिकॉज राइटिंग जो है, आपने जैसे कहा कि इट इज नॉट ओनली अ थेरेपी टू योर सेल्फ, बट इट इज ऑल्सो, ये लोगों को एक मैसेज देता है, ये सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करता है। सो थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेजेंस हियर। एंड I would now I would now like to thank Vandana Bhagra ma'am for giving me this opportunity and this platform. Keeply give us an opportunity to interact with great personalities like sir. And thank you so very much ma'am, and Himachal Tonight as well. Now I would like to tell you that next we'll be having Shri Sita Ram Sharma ji, next guest, and will be interviewed by a college student, Soumya Shukla. And so please stay tuned for our upcoming episodes and do subscribe on our channels. And I have a small message to deliver as well, and that is for my father. Papa, happy birthday to you. And you have given me everything, and I cannot thank you enough for what you have been for me and for the whole of family. I would only say that if I am the earth, you are my son. Thank you so very much for everything, and stay blessed. Thank you sir. Thank you ma'am.